हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने निश्चय किया था कि हर संडे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि 10th यूनिट बहुत बड़ी यूनिट है, इससे कुछ पेपर्स में तो 50 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अधिकांश यूनिट में 10-10 क्वेश्चंस हैं, कुछ-कुछ पेपर्स में ज्यादा क्वेश्चंस भी हैं। इसलिए इसके क्वेश्चंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। बाकी सारी जो यूनिट है वो लगभग एक यूनिट में या एक संडे में ही कंप्लीट हो जाने वाली है। हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, कुछ क्वेश्चंस देखे थे। सबसे महत्वपूर्ण भाग था इसका एनालिसिस करने वाला, जो आप लोगों को करना है। इससे जो मूलभूत टॉपिक्स निकलेंगे वे हम अपनी क्लासेस में जो इम्पोर्टेंट 100 टॉपिक्स हैं उसके नाम से पढ़ेंगे, याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, जहां हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगा रहे हैं। आज मैं फिर से उन्हीं क्रम को दोहरा रहा हूं। एमपीपीएससी अपना जो आंसर की देता है उसी का हम सहारा ले रहे हैं आंसर टिक करने में। हाँ, उसमें कुछ मात्रा में गलतियां हैं, मैं आपको वो गलतियां भी बताऊंगा कि प्रीवियस जो मैंने क्लास ली थी वहां 3-4 क्वेश्चंस में कहाँ डाउट है, कहाँ चेंजेस हो सकते हैं। खैर, एमपीपीएससी खुद उन्हें आंसर के रूप में प्रदर्शित करता है। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए इस विषय की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले आरटीओ एसआई का जो एग्जाम हुआ, आरटीओ सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ 28 दिसंबर 2025, मतलब साल खत्म होने वाला था, 2 दिन बचे थे। लास्ट में जो पेपर हुआ, अब हम पीछे से चलने वाले हैं। अब 28 दिसंबर 2025 को जो भी पेपर्स हुआ आरटीओ एसआई का, उसमें क्या जनजाति के क्वेश्चन पूछे गए उन पर फोकस करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीछे से चलने से फायदा ये कि करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल रहेगा जनजातियों का। मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति की 3 प्रमुख जिले या किन 3 प्रमुख जिलों में बेगा जनजाति निवास करती है? हमने जब पढ़ाई की थी तो हर एक जनजाति के जिले पढ़े हैं। हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, इसके इस पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र बालाघाट मंडला वाला जो बेल्ट है, तो बालाघाट मंडला और शहडोल क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अलग अलग बार मुझसे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर गूगल पे टेक्स्ट बुक तो गोंड को सबसे बड़ी जनजाति बताता है। भैया एमपीपीएससी की सुन लो, एमपीपीएससी गोंड को दूसरी सबसे बड़ी जनजाति बता रहा है, अर्थात भील सबसे बड़ी होगी। तो सिंपल हुआ, भील सबसे बड़ी जनजाति है और है भी। गोंड जो है वो सेकंड नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। ये हमने 7 तक की जो जनजातियां हैं उनको एक कोड बनाकर याद किया हुआ है, याद मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। कोड है भिगो के कैसे भी भर। बस ये हमारा एक कोड था। अगर आपको याद आ जाता है तो कमेंट कर देना, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन क्लास में एक बार बताऊंगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थाप्टी नृत्य, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। थाप्टी नृत्य कोरकू जनजाति का है, बहुत अच्छे से रट करके रखना है आपको। जनजातियों के नृत्य और योजनाएं, ये 2 हॉट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना किस वर्ग से संबंधित है? तो योजना है जनजातियों के समग्र विकास से, याद रखना है। क्वेश्चन में ये जो योजना पूछी है, जनरली हम योजनाओं के नाम से नहीं पढ़ पाते, इसे थोड़ी सी पुरानी योजना है, इसलिए इसको रट करके रख ले, पूछिए उसने। और आगे बढ़ते हैं। गायन किस जनजाति से होता है या किस जनजाति में एक परंपरा है गायन की? तो याद रखना, गायन भील जनजाति की एक परंपरा है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से कमजोर वर्ग पीवीटीजी में शामिल नहीं है? तो हमें अगर ये याद है कि पीवीटीजी में कौन सा शामिल है, कौन शामिल है? बेगा, भारिया और सहरिया। तो ये जो बीबीएस जो है ये बेगा, भारिया, सहरिया है। तो बेगा, भारिया और सहरिया अगर है तो कोरकू जो है वो इसका आंसर होगा, ये इसमें शामिल नहीं है। हृदय शाह की पुस्तक हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश,
नाम ही है हृदय शाह। उन्होंने अपने ही नाम से 2 पुस्तक लिखी, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। इनमें किस विधा का वर्णन है? देखो एमपीपीएससी आजकल ट्रेंड बदल चुका है। आजकल वो जो बहुत भयंकर सी जो पढ़ने में नहीं आती उनका तो राइटर पूछता है, लेकिन जो कॉमन किताबें हैं जो पिछले 10-20 सालों में पूछ ली गई हैं पहले, अब वो किताबें इस तरीके से नहीं पूछी जाती। अब आपसे वो कालिदास की जो मेघदूतम है उसके बारे में ये नहीं पूछेगा कि मेघदूतम किसकी रचना है, अब वो ये पूछता है कि मेघदूतम किस राजा की कहानी पर डिपेंड है। आजकल ऐसा ट्रेंड जो है वो शुरू हो चुका है। तो हृदय कौतुक में भी इसी प्रकार का ट्रेंड आपको नजर आएगा कि हृदय कौतुक या हृदय प्रकाश किस विधा पर संबंधित है। तो ये संगीत से संबंधित किताबें हैं, याद रखना। हमारे दिल को अच्छा लगता है संगीत, ऐसे याद कर लो। मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पैसा एक्ट आया। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2022 को। कब आया? 15 नवंबर 2022 को पूरे मध्य प्रदेश में भूरिया समिति की सिफारिश पर पैसा एक्ट, पंचायत राज अधिनियम का एक्सटेंशन एक्ट जो है वो लागू किया गया। तो ये जो कार्यक्रम था शहडोल में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल थे? तो हमें याद रहे राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये तीनों उस कार्यक्रम में शामिल थे। ये भी एक प्रश्न पूछ लिया गया है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। खैर ऐसे प्रश्न बनने नहीं चाहिए, ये गलत दिशा निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न पूछा, गातला प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? अब सबको पता है कि गातला क्या होता है। गातला एक मृतक स्तंभ होता है, मृतक स्तंभ। तो मृतक स्तंभ गातला किस जनजाति में बनाया जाता है? तो गातला जो है वो भील जनजाति में बनाया जाता है। अब आप लोगों को कमेंट करना है कि जो पुरुष का गातला होता है उसे क्या कहते हैं और जो महिला का गातला होता है उसे क्या कहते हैं। ये आप लोगों को पढ़ाते टाइम बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है कि गातला क्या होता है। पुरुष के गातला का नाम और महिला के गातला का नाम आप कमेंट करेंगे। जनजातीय योद्धा भीमा नायक, ये फेवरेट है परीक्षा में प्रश्न बनाने वालों के। जहां भी देखो भीमा नायक किसी न किसी रूप में है। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भाई बड़वानी से संबंधित है, और बड़वानी पड़ता है निमाड़ क्षेत्र में। खंडवा खरगोन बड़वानी में इन्होंने, सेंधवा में इन्होंने जो है नेतृत्व किया। बहुत सिंपल है कि निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। आरटीओ एसआई परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न थे वो हम कर रहे हैं। भीमसेन देवता किस जनजाति के आराध्य देव हैं? देखो एमपीपीएससी में ये ट्रेंड बन गया है, उनके वंश देव, ग्राम देव, आराध्य देव जो है किसी न किसी रूप में देव का वर्णन पूछा जा रहा है। तो भारिया जनजाति में भीमसेन है, याद रखना। ये जो भारिया है इसका ये भ ही भीमसेन को प्रेजेंट करता है। तो भीमसेन देवता, जैसे बेगा से बूढ़ा, बेगा और बूढ़ा हम जोड़ कर रखते हैं, वैसे ही ये भारिया से भीमसेन को जोड़ करके रखना है, रटने के हिसाब से बता रहा हूं। फीमेल अंगद और मेल को चेलिका। वेरी गुड समीना, आपका आंसर सही है। बेगा जनजाति में कुल देवता किसे कहते हैं? अब देखो यहाँ कुल देवता पूछा है, अन्य देवता नहीं पूछा है। कुल देवता अगर वो पूछता है, क्योंकि देखो वंश देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पूज्य देवता, किचन के देवता सब अलग है। अगर वो किचन के देवता पूछेगा तो फिर हमको चूल्हा देव करना पड़ेगा ना। चूल्हा जलता है तो चूल्हे से बनता है दूल्हा। तो दूल्हा देव क्या है? किचन के देवता है, भोजन वाले देवता। तो ऐसे ही कुल देवता कौन है? नारायण देवता है, याद रखना। बेगा जनजाति में कुल देवता नारायण है। आराध्य देव बूढ़ा देव है। ऐसे दिमाग में सेट करने वाली बातें हैं ये। वन अधिकार अधिनियम 2006 मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए लाया गया? हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि 2006 में एक कानून बनता है जो पुराने 1927 के कानून को रिप्लेस करता है, और इस 2006 के कानून को लागू किया जाता है 1 जनवरी 2008 से। और ये परंपरागत जो निवासी हैं, परंपरागत जो जंगल के निवासी हैं या जो वहां कृषि या वहां से आजीविका प्राप्त करते हैं, उन लोगों को उस भूमि के परंपरागत अधिकार सौंपने के लिए लाया गया कानून है। इतनी सिंपल सी बात है। अब हमें याद रखना है कि ये अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है, और किसी पक्ष के
लोगों को मान्यता नहीं देता है। वन विभाग इन सब से कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ अब अगर आप पढ़ोगे जंगल की अंधाधुंध कटाई, कोई अधिनियम का अंधाधुंध कटाई कराएगा क्या? कोई खनन को बढ़ावा देगा क्या? कोई किसी विभाग को शक्तिशाली बनाएगा क्या? नहीं। तो सिंपल है, थोड़ा सा अवेयर होकर के पढ़ना है, आंसर हो जाएगा। मैंने बेसिक बातें आपको इसके बारे में बताई। अभी जो आरटीओ एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चंस पूछे थे वो हमने आपको सबको बताए। इनसे आप ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे, एमपीपीएससी किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रहा है और उस पैटर्न को पकड़ करके देखो, अगर हमने यहां से शिक्षा प्राप्त की कि वो एग्जाम में पुरानी योजना, प्रधानमंत्री वन धन योजना पुरानी योजना है, नई नहीं है, तो पुरानी योजना भी हमको याद करनी है, ये हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए, फिर हम 10 योजनाएं शुरुआत वाली ही पढ़ करके काम नहीं खत्म करें। या आपको समझना पड़ेगा। वन अधिकार अधिनियम पूछा है जबकि सिलेबस में नहीं था, तो ये हमें पढ़ना है, ये करंट अफेयर्स के हिसाब से हमें, या अपने जो एग्जाम पैटर्न को हम एनालिसिस करते हैं उससे अपने सिलेबस को अपडेट करना है। नहीं लिखा है फिर भी पढ़ना है। 14 दिसंबर लास्ट का जो महीना था दिसंबर, उसमें आयोजित एफएसओ एग्जाम, जो बहुचर्चित एग्जाम रहा, बाद में पोस्ट डबल कर दी गई, तो इस बहुचर्चित एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए जनजाति के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। गौण जनजाति के टोटम और उनके प्रतीकों, तो ये आजकल ट्रेंड चला रहा है 2-3 एग्जामों से, टोटम के, और बाढ़ आ गई जैसे कि टोटम की, और टेलीग्राम पर देखो तो टोटम ही टोटम चल रहा है। ऐसा नहीं है खूब घुस घुस के नहीं पढ़ना, इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सोशियोलॉजी का टॉपिक है। टोटम को आप बहुत ज्यादा नहीं घुस करके पढ़िए, हाँ, लेकिन ऊपरी तौर पर बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि थोड़ा अवेयरनेस से एग्जाम देते तो ये पेपर हो ही जाता, क्योंकि देखो टीकम से टीक का पेड़, ये पिछली बार भी बोला था मैंने, ये आपको समझ में आ ही रहा है। और ईरी पत्री जो है वो महुआ है। ये दोनों अगर याद है कि ये 3 और ये 4 है तो फिर बाकी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कि ये वाकरा जो है जंगली बिल्ली और नेताम कुत्ता है, तो ये आपको अपने मन में जोड़ी बनाते आनी चाहिए। खैर थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन जो है 8-10 चीजों की प्रतीक के रूप में याद कर लेना है। तो ये इसका आंसर जो है अपने दिमाग में सेट करो। खैर यही रेंडमली रिपीट होने वाले प्रश्न है इनमें। पिथोरा चित्रकला जो है मध्य प्रदेश की किस जनजाति की है? तो पिथोरा चित्रकला बनाने वाले को हम लिखिंद्रा कहते हैं, ये आप सबको याद है। ये भील जनजाति में प्रचलित है भैया, याद है सबको कि भील जनजाति की है पिथोरा चित्रकला। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि इसके जो चित्र होते हैं उसमें यहाँ इस बाउंड्री पर किसे बनाया जाता है, यहाँ क्या बनाया जाता है, मिट्टी की जो दीवारें होती हैं उनके ऊपर किस चीज के चित्र बनाए जाते हैं पिथोरा में, ये आपको बताना है। फिर ये एक देवी अनुष्ठान भी है, बहुत लंबी बात है, यहाँ कहानी हमें समझनी पड़ेगी। भील जनजाति में अतक और ओदक क्या होता है? तो अतक और ओदक जो है वो विवाह या जो गैर सामाजिक संबंध बन जाते हैं ना, वैसी परंपराओं का द्योतक है या उनको प्रेजेंट करता है। ये ओदक एक प्रकार का दंड देने की परंपरा है और अदक अगर एक प्रकार का जो समाज में ऊपरी परे संबंध होता है ना, विवाहेतर संबंध जिसे हम कहते हैं, उसे प्रेजेंट करता है। इसलिए ये एक सामाजिक रीति रिवाज है, क्योंकि विवाह जो है वो ऑटोमेटिक, परिवार, विवाह, संबंध, नातेदारी, ये सब समाज की देन है, समाज है इसीलिए ये सब है। तो अतक और ओदक हमें याद रहे, ये सामाजिक जो है व्यवस्थाएं का हिस्सा है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति को खुटिया पटेल कहते हैं? आप सबको याद है, हमने जब आपको सहरिया जनजाति पढ़ाई थी तो इनके बारे में ये पढ़ाया था कि सहरिया को कहीं पर राउत कहीं पर खुटिया पटेल कहते हैं इनको। तो हमने ये भी बताया था कि वो किस अंचल की बातें हैं। तो अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि इनको राउत किस एरिया में कहा जाता है, इनको खुटिया पटेल किस एरिया में कहा जाता है। ये 2 अलग अलग नाम है इनके जो अलग अलग एरियाज में प्रचलित है। आपको ये याद रखना है कि सहरिया जनजाति में खुटिया पटेल नाम का जो है प्रसिद्धि है, और खुटिया पटेल और राउत ये कहाँ कहाँ कहलाते हैं ये आप बताएंगे। ये गुना क्षेत्र है, ये विंध्य क्षेत्र है, ये आपको कमेंट करना है। बस मैंने हिंट दे दिया आपको। अगले प्रश्न पे आते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखो यहाँ जिला ना पूछते हुए उसने क्षेत्र पूछ लिया, तो हम क्षेत्र के लिए भी रेडी हैं। हमने जब वर्गीकरण पढ़ा है
कि वर्गीकरण में हम पढ़ते हैं कि भैया पूर्वी क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनजाति है, पश्चिमी क्षेत्र में तो यहाँ लगभग 28% से भी ज्यादा जनजाति पाई जाती है, तो ये जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ सबसे ज्यादा होगा। सिंपल है इस प्रश्न का आंसर। अगर ये जिलेवार भी पूछता तो हमारा आंसर धार हो जाता, अगर ये प्रतिशतवार पूछ लेता तो फिर हमारा आंसर झाबुआ हो जाता। अरे आराम से ये सब रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हर बार तो परीक्षा यही पूछ रही है, रेंडमली रिपीट होकर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुउद्देशीय जनजाति विशेष बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंडों को किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? मुझे लगता है ये प्रश्न 99% बच्चों को नहीं याद है और इसको पढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी है। ऐसे प्रश्न चमत्कारिक प्रश्न के रूप में बस याद कर लो, तो इसे याद रट करके रख लेना कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये बनाया गया था या विकास खंडों को लाया गया था, का कॉन्सेप्ट लाया गया था। द अगरिया पुस्तक किसकी है भैया? बेरियल एल्विन की है, याद रखना। ये अमृतलाल वेगड़ा तो सब बातें नर्मदा नदी पर लिखते हैं, हमें यूं ही याद है, इनकी सारी किताबें नर्मदा के नाम से है कि नर्मदा जो है परिक्रमा से शुरू होकर नर्मदा सौंदर्य, तुम कितनी सुंदर हो, फिर बहुत सारी किताबें उन्होंने नर्मदा पर लिखी। तो आपको ये याद रखना, नर्मदा पुरुष ये है बेरियल एल्विन जो है, उन्होंने द अगरिया नाम की पुस्तक लिखी है। और आगे बढ़ते हैं। ट्राइबल्स हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? ट्राइबल्स हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक जो है वो एच.एल. शुक्ला ने लिखी है, हम सबको याद है बहुत अच्छे से। अगर नहीं याद है तो अब एक लिस्ट प्रिपेयर है हमारे पास, या सब लोगों ने एक लिस्ट पढ़ रखी है, उसमें और 10-5 नाम शामिल करेंगे हम, जो भी किसी न किसी तरीके से चर्चा में आए हैं, नाम उनको याद कर ले। इस प्रकार 15, 20, 25 किताबें हमें रटनी है। यहाँ हेरिटेज जो है ट्राइबल हेरिटेज पुस्तक याद रख लेना, शुक्ला जी की है, बहुत अच्छी किताब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग बेगा भारिया और सहरिया के परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने वाली आहार अनुदान योजना में कितना पैसा दिया जाता है? तो भाई आहार अनुदान योजना 2017 से शुरू हुई है। इसमें पहले 1000 रुपए दिए जाते थे, अब वर्तमान में इसमें 1500 रुपए दिए जाते हैं। 3 जनजातियों को फोकस करती है ये बेगा भारिया और सहरिया, और इनमें भी कुपोषण या पोषण को मेन जो है आधार बनाती है, और उनके अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर का प्रावधान करती है। बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब ये प्रश्न अगर मैं 25 परीक्षाओं का उदाहरण दूं तो उसमें से 12 में पूछा गया, मतलब अधिकांश बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये याद रखने का है। जनजातीय संग्रहालय भोपाल जो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? हमें याद है कि राज्य जनजातीय संग्रहालय जो है वो 13 में बना है, 2013 में मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ। स्थापित पहले हो चुका, उसका नाम जनजातीय संग्रहालय या उसे जनजातीय संग्रहालय के रूप में 2013 में स्थापित किया गया, पहले तो कुछ और थी वो चीज। तो याद रखना है 2013 ही आंसर करें, या एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जनजातीय आयोग अधिनियम किस वर्ष लाया गया या किस वर्ष पारित किया गया? अब ये आंसर 1989 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो मध्य प्रदेश लगा दिया गया है आगे, तो फिर आंसर जो है वो अलग हो जाता है। मतलब हमारा जो संविधान संशोधन से लाया गया था 1990, 91, 92 हम जो पढ़ रखते हैं वो नहीं है, ये मध्य प्रदेश का है। ऐसे वाले प्रश्नों में याद रखना है कि वो चीज मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछी है, क्योंकि ऑप्शन में तो वो भारत वाला भी देगा। तो हमें याद रखना है 1995 में मध्य प्रदेश का जनजातीय आयोग अधिनियम पारित हुआ, या उससे एक आयोग बनाया गया था। और आगे बढ़ते हैं। वनाधिकार किस वर्ष अधिसूचित किए गए? ये वन अधिकार किस वर्ष अधिसूचित किए गए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वन अधिनियम 2006 था, वन अधिनियम 2006, उसके तहत वन अधिकार किस समय दिए गए? तो आप सबको पता है कि वो 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ था, तो वो जिस दिन लागू हुआ तभी तो वो दिया जाएगा, तो इसलिए 2008 यहाँ आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद द्वारा जनजातियों को शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा और सामाजिक अन्याय से बचाने का प्रावधान है? आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 46 जो है डीपीएसपी में 46, इसमें 2 बातों की बात की गई है। एक तो सामाजिक हितों के रक्षण की बात की गई है और आर्थिक हितों के रक्षण की बात की गई है।
ये दोनों ही अपने दिमाग में रखना। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक ये शब्द अगर आ जाते हैं तो आंसर आर्टिकल 46 होगा जनजातियों के सब्जेक्ट में। सारे आर्टिकल्स रटवा रखे हैं मैंने। हमने अभी 2 इंपॉर्टेंट पेपर किए जो दिसंबर महीने में आयोजित किए थे आयोग ने। दिसंबर लास्ट मंथ था। अब नए एग्जाम्स जो है वो कब होने, हमारी परीक्षा तक बीच में बहुत सारे एग्जाम्स नहीं होंगे, 2-3 एग्जाम ही होंगे। हमें यहाँ से ट्रैक को पकड़ना है कि एमपीपीएससी प्रश्न कहाँ से बना रहा है, कहाँ से ला रहा है, किस पैटर्न पर चल रहा है, ये आपको अपने दिमाग में सेट करना है। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया किस तरीके के प्रश्न यहाँ से एग्जाम में बन रहे हैं। एक ट्रेंड सेट करना है। असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम हुआ था 23 नवंबर 2025 को। अब हम इस पे चर्चा करने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने पूछा, लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर अहिल्याबाई पुरस्कार किसे प्रदान किया, किस क्षेत्र में प्रदान किया। देखो कितना सिंपल है। अगर हमारे एग्जाम में ही ये ट्रेंड है कि जब भी किसी को 100 वर्ष 500 वर्ष ऐसा होता है ना, तो उससे रिलेटेड एक एग्जाम में एक प्रश्न 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि आज हम ये समझें कि भाई किसकी जयंती को 100, 200, 400, 500 वर्ष हो रहे हैं। पूरी चीज हर प्रकार की शाखाओं में देख ले। अब आप लोग कमेंट करके ऐसी 5 चीजें बताएंगे जिनकी इस साल या तो 100 हो रहा है या 500 हो रहा है, 200, 300, कुछ ना कुछ ऐसा एक यूनिक नंबर पर वो पहुंच रहा है। उनके नंबर्स पर हम एक अलग से क्लास कर ले, ये काम मैं करवा दूंगा, लेकिन आप लोगों को कमेंट करके बताना रहेगा। आप सबको पता है कि ये जो अहिल्याबाई सम्मान है, ये आदिवासी कलाओं, लोक कलाओं, परंपराओं में दिया जाता है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी जनजाति हमें सबको पता है कि भील है। तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड होगी। और अब भी हाल मैंने आपको थोड़ी देर में एक कोड बताया कि भैया हमें याद रखना है कि 7 बड़ी जनजाति को याद करने के लिए ये कोड है, भी, गो, के से बी, भर। तो भर माने भारिया हो गया, भी माने भील हो गया, गोंड, कोल, कोरकू, बेगा, भारिया। ये बड़ा सिंपल सा कोड है, रटा हुआ है। कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए वही आहार अनुदान योजना आ जाएगी। 2017 में शुरू हुई, 1000 देते थे, फिर 1500 कर दिया। सब याद है हमें, रटा हुआ है, ये बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न। बेगा जनजाति में कुल देवता कौन है? तो देखो अभी थोड़ी देर पहले बेगा जनजाति में कोई और देवता पूछे थे, नारायण देवता है ना। अब यहाँ पूछ लिया उसने कुल देवता। तो बेगा जनजाति के कुल देवता बूढ़ा देव है। अब मैं एक स्कीम बताता हूँ आपको। यहाँ आपको रट्टा मारने, मतलब ऐसे अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस लगाओगे तो आप गड़बड़ करने के चांस रखोगे। बहुत सारे देवताओं के 2-2, 3-3 नाम हैं। कभी कभी हम जब वहां पढ़ते हैं ना, तो बूढ़ा देव ही ना, मतलब बूढ़ा देव का ही उपनाम। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं गोंड जनजाति का, तो गोंड जनजाति में आप अगर पढ़ने चाहोगे तो पेन कोंड जो शब्द है वो शंकर भगवान के पूजा से संबंधित है ना। पेन देवता बोल दे, बूढ़ा देव बोल दे, वहां जो सारे अधिकांश, मतलब उनके प्रमुख देवता के रूप में जो प्रेजेंट किए गए हैं 3-4 अलग अलग, क्योंकि एक जनजाति उसके लिए प्रेजेंट करती है, एक परंपरागत शब्द चला आ रहा है, एक हम जो उनको सरल रूप में जानते हैं जिस तरीके से, वो ऐसे 2-3 नाम हो जाते हैं। तो ये यूं नहीं सोचना है कि यार बार बार एग्जाम में आंसर गलत हो रहा है। आंसर गलत नहीं हो रहा है, वो एक ही देवता के 2-3 नाम है जो आपको याद नहीं है, इसलिए ये गड़बड़ हो रही है। वंदे भारत के 100, वेरी गुड, ये आरएसएस के 100 वर्ष हो चुके हैं। तो ऐसे ये आपको याद, मतलब चीजें करनी है। अपनी एक 5-6 टॉपिक की एक लिस्ट तैयार हो, जिसमें हम ऐसे 5-6 टॉपिक जिनको 100-500 ऐसे कुछ वर्ष हुए हैं उनको याद कराएंगे। मैं खुद एक क्लास स्पेशली लूंगा इस पर। रानी दुर्गावती किस जनजाति की थी? सबको पता है कि राजा महाराजा केवल गोंड जनजाति में पाए जाते थे। संग्राम शाह, जो आगे के दूसरे जहां भी राजा महाराजा है, वो लगभग राजा महाराजा गोंड जनजाति वाले हैं, तो नो डाउट, सोचना ही नहीं। प्रधान गायक, जब हम गोंड जनजाति की उपजातियां पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते ही हैं अगरिया, प्रधान। तो ये वही प्रधान है जो गाना बजाने का काम, ये प्रधान वो है जो
मंत्री के रूप में काम करते थे इस गौंड जनजाति के लिए, और वर्तमान में गायक का काम भी करते हैं, प्रधान गायक भी होते हैं, याद रखना। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में, पातालकोट क्यों फेमस है? पातालकोट फेमस है भारिया जनजाति के लिए, लेकिन मैंने आप लोगों को सिखाया है कि पातालकोट में 90% तो भारिया जनजाति पाई जाती है और 10% गौंड जनजाति पाई जाती है। एक एग्जाम में इन्होंने उल्टा प्रश्न भी पूछा कि पातालकोट क्यों प्रसिद्ध है, या पातालकोट में कौन सी जनजाति पाई जाती है, और वहां भारिया ऑप्शन में ही नहीं है। तो अगर वहां भारिया ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको गौंड जनजाति लगानी पड़ेगी। और एक एग्जाम में तो और उसने आगे बढ़ के पूछा कि भैया कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, और भारिया सब में कॉमन ऑप्शन कर दिया। अब आपको अपने स्व विवेक में ये याद रखना है 10% गौंड भी है वहां पर। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है? तो हम पढ़े हैं पीवीटीजी कौन सी है, बेगा, भारिया और सहरिया जो है वो हमारी विशेष पिछड़ी जनजाति है। अरे इनके बारे में तो ये भी याद हो कि इनके 11 प्राधिकरण हैं, इनकी टोटल कितनी जनजातियां हैं, या टोटल जनसंख्या 5.21, हाँ 5 लाख कर लो राउंड फिगर में, इनकी कितने गांव हैं, ये सब रटा हुआ होना चाहिए। विशेष पिछड़ी जनजाति तो इतनी इंपॉर्टेंट है। गातला, फिर सेम टू सेम प्रश्न रिपीट कर रहे हैं कि गातला जो है एक मृतक स्तंभ होता है। मृतक स्तंभ ऐसे बनाया जाता है जिसपे एक आदमी का जो भी मर गया है उसकी प्रतिमा को प्रेजेंट किया जाता है, या उसको प्रेजेंट किया जाता है। चांद तारा बनाया जाता है, घोड़े, जिसमें घोड़े दौड़ते हुए बनाए जाते हैं। ये इस टाइप का एक पैटर्न है जिसे गातला कहते हैं, एक मृतक स्तंभ बनाया जाता है। पुरुष और स्त्री का गातला मैंने अभी आपसे पूछा था कि ओडिंग और चेलिका, ये ऐसे शब्द आपको ये यहीं पर मिल सकते हैं। भील जो है उनमें गातला प्रसिद्ध है। सेंधवा में आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में? तो फेवरेट प्रश्न बन गया है ये एग्जामिनर का। अगर वो परीक्षा में भीमा नायक ना पूछे तो उसको सूझ ही नहीं पड़ती कि क्या पूछूं। तो भीमा नायक एग्जाम में जरूर आता है, लेकिन अब मैं आज ये बोल दे रहा हूं ना तो वो शायद वो भी सुन लेगा, वो भी नहीं डालेगा अगले एग्जाम में। ये आप लोगों को तो रघुनाथ मंडलोई के लिए भी तैयार होना है, आप लोगों को तो गंजन सिंह कुरकू को भी रेडी रखना है। तो भीमा नायक सेंधवा में लड़े थे, निमाड़ क्षेत्र के थे। हमको पता है अंडमान की जेल में इनको जो है आजीवन कारावास की सजा मिली थी और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। थाप्ती नृत्य, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न। थाप्ती नृत्य किससे जन संबंधित है? कोरकू जनजाति से। अब मैं नृत्य करके यहाँ नहीं बताऊंगा, आप लोगों को अपनी इंटेलिजेंस को जागृत करना है कि भाई क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, बार बार क्या रिपीट हो रहा है। ये पिछले 3 पेपर तारीख के साथ बता रहा हूं मैं, नीचे हर पेपर का नाम लिखा है, जो ऊपर प्रश्न बता रहा हूं। अपने दिमाग में सेट करो एक ट्रेंड, एक पैटर्न को। और आगे बढ़ते हैं। डेंटल सर्जन का एग्जाम हुआ था अक्टूबर महीने में। 12 अक्टूबर 2025 को एमपीपीएससी एक एग्जाम लेता है डेंटल सर्जन का। उसमें ये क्या प्रश्न पूछता है, देखो क्या मजेदार प्रश्न है। अभी तक उसने प्राधिकरण के अंदर जाकर के क्वेश्चन नहीं पूछा था। बेगा जनजाति का प्राधिकरण, तो देखो एक तो बात यह है कि हम हर बात पढ़े, और एक है कि हम थोड़ा सा अवेयर होकर के चीजों को पढ़े। हमें पता है कि बेगा जनजाति जो है वो पूर्वी क्षेत्र में रहती है। ये पूर्वी क्षेत्र जो है ये आपका इधर नीचे वाला, ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश के बेगा जनजाति पाई जाती है। जनरल एक ये कॉमन समझ है। तो जहां वो जनजाति पाई जाएगी वहीं पर तो उसके प्राधिकरण बनाए जाएंगे। तो बेगा जनजाति के 6 विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं, 1992 में बने थे, ये भी समझ लो। लेकिन उनके बारे में ये रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी समझ से आप काम करते हो तो समझ में आ जाता है कि देखो उमरिया, बालाघाट और शहडोल ये नीचे की तरफ है, ये सीधी सबसे टॉप वाला जिला है, यहाँ कॉर्नर पे पहुंच गए। तो वहां बेगा जनजाति नहीं है, तो वहां क्यों बनाएंगे प्राधिकरण, इसलिए ये समझना जरूरी होता है। शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाता है? सिंपल है भाई, किसको प्रदान किया जाएगा? ये खेल की नहीं है, आदिवासियों से संबंधित जो छात्र छात्राएं हैं, आदिवासी कला परंपरा को बढ़ाने काम करते हैं, उन पे पूछे जाते हैं या उनको दिया जाता है। तो सिंपल है, विद्यार्थियों को दिया जाता है। अब ये ट्रेंड बन गया है, ये दोनों पुरस्कार मैंने अभी नए जो पैटर्न से पढ़ाना शुरू किया था उसमें आपको पढ़ाया। अब ये सारे पुरस्कार पढ़ाया मैंने, 10-12 पुरस्कार
और पिछले 4-4-5 साल में कौन कौन विजेता रहा नाम भी पढ़ा है, तो उनकी 2-2 इंफॉर्मेशन और रटनी है हमको, ये भी याद रखें। और आगे बढ़े, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व करने वाले वही भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था, तो बड़वानी के गांव में। नाम ना बताना आप कमेंट करके कि बड़वानी के कौन से गांव, पंचबावली है कि कौन सा है, वो नाम आपको बताना है कमेंट करके कि कहां पर इनका जन्म हुआ था। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान, जहां स्वास्थ्य अनुसंधान आया फिर सोचना ही नहीं, वो जबलपुर में है। केवल जनजातीय विकास होता, जनजातीय अनुसंधान विकास होता, अनुसंधान नहीं होता विकास होता तो भोपाल पहुंच जाते। तो याद रखना है जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान निरथ जो है वो जबलपुर में है। द राजगोंड महाराजाज हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? C.U. विल्स की एक किताब थी द राजगोंड। देखो गोंडों की बहुत वेराइटीज है, और अभी इस बार तो जब मैंने पढ़ाया तो ये आपको पढ़ाया भी है कि गोंड की कितनी वेराइटीज होती है, कि राजगोंड होते हैं कि धुरगोंड होते हैं, ये दो हमने टाइप बांटे। फिर उसके अलावा मैंने 8-10 वेराइटी के गोंड और बताए हैं, तो आपको वहां पे भी याद रखना है। और उसी में से जो राजा गोंड हुआ करते थे उन पर एक किताब लिखी गई थी C.U. विल्स की, ये रट करके रख लो। अब हमारे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। पंचमोहली गांव, ठीक है भाई। पिथौरा कला में चित्रों का अंकन करने वाले को क्या कहा जाता है? लिखिंद्रा कहा जाता है, हमको रटा हुआ है जुबान पर। अब आप लोग कम से कम 3 ऐसे व्यक्ति के नाम बताएं जो पिथौरा चित्रकार हैं। चलो एक मैं जैसे कि आपको बताता हूं, पेमा फाल्या। पेमा फाल्या जो है वो एक चित्रकार थे जिनका निधन हो गया, और इन पर खूब प्रश्न भी बनाया आयोग ने। ऐसे ही 2-3 नाम हमें और रट करके रखने हैं जो अभी वर्तमान में फेमस हैं, याद रखो। मध्य प्रदेश में रोजगार और प्रशिक्षण के लिए संस्था बनी है मैप सेट। ये किस विभाग के लिए काम करती है? तो मैप सेट जो है ये देखो जनजाति की सारी जो संस्थान है वो जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत ही रहेंगे या जनजाति विभाग के अंतर्गत ही रहेंगे, तो ये जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत काम करती है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश में कौन सा विभाग नोडल विभाग है? सिंपल बताओ, वन अधिकार अधिनियम किस काम के लिए लाया गया? परंपरागत रूप से जो निवासी हैं, परंपरागत रूप से जो वन निवासी हैं उनके लिए लाया गया है। तो ये कौन है, मूलतः क्यों बना? ये जनजाति के अधिकारों के संरक्षण के लिए बना। हमारे यहाँ जनजाति के अधिकारों के संरक्षण का काम कौन करता है? जनजाति कार्य विभाग, वो उसी के लिए बनाया गया, उसके अलावा और कोई कर नहीं सकता इस काम को। तो ये समझ वाले प्रश्न भी होते हैं, थोड़ी सी समझ दिखानी है। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के लिए अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक नहीं है, पूछा है। हम यहाँ पर है ये वाला ट्रेंड चलाएंगे तो गड़बड़ करेंगे, इसको समझो। कौन सा नहीं है पूछा है। सघन वन, जनजातीय आबादी की प्रधानता, पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में आर्थिक पिछड़ापन, एक व्यवहारिक प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक और तहसील। अब देखो सिंपल लॉजिक है, वो पूछना नहीं, हमें क्या पूछा जा रहा है? नहीं। नहीं का आंसर जो है वो आपको यहां से याद रखना है कि भाई आबादी तो होनी ही चाहिए, आर्थिक पिछड़ापन उनका एक है, और साथ में कोई इकाई ना हो। तो ये वाला जो वन है पहाड़ पे भी तो रहती है, और किसी टाइप के क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में भी रहेगी, तो आपको मानना तो पड़ेगा वो पहाड़ जंगल का होना, सघन वन का होना। कम सघन वन है तो ये वाला ऑप्शन लागू नहीं करोगे क्या? ये अपने हिसाब से आंसर करें। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा अधिशासित है? देखो ये जो 1989 के इस एक्ट से पूछे जाने वाले प्रश्न है वो बहुत लिमिटेड है, इसको घुस घुस के मत पढ़ लेना। कुछ एग्जाम्स ऐसी है जिनमें ये एक सिलेबस का हिस्सा दिया गया, इसलिए ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो याद रखना, क्योंकि देश में जनजाति के लिए जनजाति मंत्रालय नहीं है, सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है वही जनजातियों के लिए कार्य करता है। मध्य प्रदेश में जनजातियों के लिए है जनजातीय कार्य मंत्रालय, इसलिए मध्य प्रदेश की जब बात होगी तो जनजाति कार्य मंत्रालय, और भारत की बात होगी तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पर आ जाएंगे हम। और आगे बढ़ते हैं। राज्य की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण, तो हमें ये दो आर्टिकल रटे हुए हैं। लोकसभा में सीटों का आरक्षण देना है
और विधानसभा में सीटों का आरक्षण देना है। तो लोकसभा में आरक्षण दे देंगे हम 330 से और विधानसभा में आरक्षण दे देंगे हम 332 से। दोनों के दोनों रटे हुए हैं। ये दो जो है ये दो दो राज्यों की बात करता है, मतलब सारे राज्यों की बात करता है ना, आरक्षण दो इनको ऐसा। अगले एग्जाम पर चलते हैं। एआरओ ट्राइबल, नाम ही ट्राइबल है तो ट्राइबल के डीप प्रश्न आना जरूरी है। अब अभी इस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे एआरओ ट्राइबल्स 12 अक्टूबर 2025 को जो पेपर हो रहा है, वो आपको देखना अन्य एग्जामों के कंपैरिजन में थोड़ा सा हट करके दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ना देखो, दो कल्चरल वाली जो एग्जाम है वो और एआरओ ट्राइबल, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर ट्राइबल, तो रिसर्च ऑफिसर की बात है जो कि ट्राइबल में है। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड आपको इनके हिसाब से नहीं, यहाँ हम केवल प्रश्न रटने के हिसाब से क्वेश्चंस को देखें। कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले पहले गोंड कलाकार, सबको नाम पता है कि जनगण सिंह श्याम जो हैं, जनगण सिंह श्याम, जिनका जापान में निधन हो गया था, फिर इनकी पुत्री जापानी नाम रखी गई जिसका, जो खुद भी एक कलाकार है और कागज से मतलब गौण चित्रकारी को कागज पर उतारने का पहली बार काम ही जनगण सिंह श्याम ने किया। यहीं से तो शुरुआत हुई। इनके पहले तो जनगण जो गौण कला थी वो केवल दीवारों तक सीमित थी, उसे कागज पर यूज ही नहीं किया जाता था। तो ये याद रखना है। तेजाजी महाराज का तीर्थ स्थल जो राजस्थान में है, जो कि सहरिया जनजाति जिनको अपना मुख्य देवता मानती है, जिनकी चमत्कारिक देवता के रूप में पूजा करती है, उनका जो स्थल है वो सुवासरा धाम कहलाता है। खैर ये एक सांस्कृतिक प्रश्न है, ये जनजाति के रिलेटेड प्रश्न के रूप में मैं नहीं मानता। अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध भारतीय संविधान के 16वें भाग में है। भाग 16 में जनजातियों के लिए विशेष उपबंध है, ये रटा हुआ है सबको। भाग पूछे तो 16, आर्टिकल पूछे तो 46, ऐसे दो आर्टिकल रट करके, दो बातें रट कर रखनी है। भगोरिया पर्व जो है वो कहाँ होता है, किस जनजाति का है? अभी इस 2025 में तो उसे राजकीय पर्व घोषित कर दिया गया है, राजकीय पर्व के रूप में मनाया गया है, ये भी हमको याद रखना है। भगोरिया जो है वो मार्च महीने में लगता है, होली से संबंधित, होली के 7 दिन वाला जो कनेक्शन है वो भी रेड करके रखना। किस जिले में लगता है? तो पहला ऑप्शन झाबुआ होना चाहिए। झाबुआ जिले में भगोरिया पर्व भील और भिलाला जनजाति मनाती है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को संशोधित कब किया गया? अभी थोड़े दिन पहले 2018 में संशोधन हुआ था इसमें, ये रट करके रखना है क्योंकि करंट अफेयर्स एक्ट का हो या किसी और चीज का हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स पर फोकस होता है। वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित है? अब इस क्वेश्चन में यहाँ पीछे आपने देखा ये स्टार लगा रखे हैं, ऐसे 5-6 जगह पर मैं स्टार आपको बताऊंगा कि एक एग्जाम में तो एमपीपीएससी खुद ने भभूत सिंह को कहा कि कोरकू राजा ऐसा भी कहा उसने। तो जब वो खुद प्रश्न में ही कह रहा है कि कोरकू राजा भभूत सिंह, तो फिर इसका मतलब भभूत सिंह जो है वो कोरकू जनजाति से। लेकिन एग्जाम में इस एआरओ ट्राइबल वाले असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर ट्राइबल का जो एग्जाम था उसने आंसर जो है ऑप्शन में कोरकू दिया ही नहीं और फिर गोंड स्वीकार किया है। अब आप अपने दिमाग में इन दोनों बातों को रखेंगे कि जहां ऑप्शन गोंड है वहां तो आप गोंड ही आंसर करोगे, और जहां आंसर में गोंड नहीं है, अगर वहां गोंड नहीं होता तो फिर हम कोरकू आंसर करने के लिए मजबूर हो जाते, क्योंकि उसने एक दूसरी परीक्षा में प्रश्न ये बनाया था कि राजा कोरकू राजा भभूत सिंह, इस तरीके से पैटर्न था। तो दोनों आंसर इसके याद करने, ये कुछ ऐसे रिपीट करूंगा मैं, एमपीपीएससी ने गलतियां की है जहां पर। आगे बढ़े। राई नृत्य बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है, लेकिन कौन सी जनजाति थे? तो जो वो लड़की नाचती है, जो वो महिला नाचती है, वो जो शारीरिक मुद्राएं जो प्रकार की करती है, उसको कहते हैं बेडनी। क्या कहते हैं? बेडनी। तो जो करीला मेला लगता है अशोकनगर में, वहां प्रसिद्ध है ये, मतलब वहां के लिए। तो बेडनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बेड़िया जनजाति की महिला है, इसलिए बेड़िया ये एक जनजाति है जो कि इस नृत्य से संबंधित है, याद रखना। पिछड़ी जनजाति है ये, मतलब पिछड़ी वो वाली पिछड़ी नहीं, वो तो केवल 3 है। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष जो ग्राम अभियान है उसका सूत्र वाक्य क्या है? सिंपल,
ये योजना का उद्देश्य क्या है? यूं सोचो कि इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक आदिवासी को जो सरकार योजना चला रही है उससे जोड़ना, और वही इसका ध्येय वाक्य बनेगा कि हर आदिवासी तक हमें लाभ को, सरकारी लाभ को जो सरकार द्वारा बनाया गया योजना है उसको पहुंचाना है, हर एक घर तक, दरवाजे तक पहुंचाना है, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। यही धरती आबा है। प्रधानमंत्री जनमन, जनमन मतलब कि प्रधानमंत्री जनजातीय वही उत्कर्ष अभियान, इसमें क्या किया गया है? अगर इसके लक्ष्य आप पढ़ेंगे, जो मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने इसके अंदर एक पॉइंट बनाया लक्ष्य, और वहां 5-6 चीजें बताई हैं कि भाई 25,000 किलोमीटर सड़कें बनानी है, बेगा भारिया और सहरिया जैसे, जो बेगा भारिया सहरिया वाले जो पिछड़ी जनजातियां उनके गांवों को जोड़ना है मुख्य धारा से। ये इसके अंदर हमने पढ़ा है, और वही प्रश्न भी है कि किसके लिए सड़क बनाई जाएगी, तो बेगा भारिया के लिए, और ये लक्ष्य रखा है कि 25,000 किलोमीटर हमें सड़क बनानी है। कितना लक्ष्य आर्थिक रखा है? अब मैं आपको बोल रहा हूं कि कमेंट करके आप बताएंगे। चलो, हमने अब भी बोला कि भाई 25,000 सड़क बनाने का आंसर ऑप्शन जो है वो उसके लक्ष्यों में लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ कमेंट करके ये बताना है कि कितने घर बनाने का प्रावधान या लक्ष्य रखा गया है पीएम जनमन के तहत पिछड़ी जनजातियों के लिए, और एक कमेंट ये भी करना कि कहाँ, किस जिले से इसकी शुरुआत की गई थी, पहली सड़क कहाँ पे बनी, ये भी आप कमेंट करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के आर्थिक हितों की, तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 46 में शैक्षणिक हित की बात की गई है, आर्थिक हित की बात की गई, अब भी बताया ये। और अगर भाग पूछता तो भाग 16 में अलग से इनके लिए फिर यही सेम व्यवस्था है। तो यहाँ आंसर आर्टिकल 46 आर्टिकल पूछा इसलिए 46 होगा। कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित कौन सी जो है मापदंड नहीं है, माप संबंधित है पूछा है, मापदंड नहीं है वाला नहीं पूछा है, अभी पिछले वाले में नहीं पूछा था। घटती और स्थिर जनसंख्या, दुर्गम क्षेत्र निवास, पहाड़ी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। देखो ये अब मैंने आपको 2 प्रकार के मापदंड बताए जो 1976 में तय किए गए थे और फिर 2015 में जो रिवाइज किए गए। इन दोनों में आप देखोगे कॉमन जो पॉइंट है कि घटती हुई या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, ये कॉमन दिया हुआ है, तो वो उसका एक बेसिक मापदंड है। और आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु 3 संसदीय समितियां बनाई गई थी। रटना है, इसके डीप में मत जाओ कि कब बनी, क्या करी, क्यों करी, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं, थोड़ा सा ज्यादा डीप क्वेश्चन हो जाएगा। तो 1968, 71, यहाँ से यहाँ ये 3 लगातार 3 संसदीय समितियां बनाई गई थी। अंततः बहुत सारा परिवर्तन, ड्रास्टिक चेंज लाया गया। आहार अनुदान योजना उसका ट्रेंडिंग प्रश्न है जिसे उसने बार बार पूछा है। 1,500 रुपए इसके तहत दिए जाते हैं, 2017 में शुरू हुई थी, 3 जनजातियों पर फोकस करती है, ये सब हमें याद है। फिर पीएम जनमन आदिवासी न्याय महाअभियान जिसे कहा जाता है, 15 नवंबर 2023 को लाया गया था, याद रखना, सबको रटा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। कोरकू जनजाति में बालक गेंडी का खेल, सॉरी, कौन सी जनजाति के बालक गेंडी का खेल कहते हैं? गेंडी जो है, गेंडी को गेंद कर लो। गेंद हम कहाँ छिपा करके रखेंगे? गेंडी रटवाना है मुझे आपको, क्योंकि 100% बच्चों को नहीं याद होगा कि गेंडी खेल कौन सी जनजाति खेलती है। आंसर बेगा है। अब याद कैसे हो कि गेंडी का खेल कौन सी जनजाति करती है? तो इसे मैं बेगा को कर लेता हूँ, बेग बस्ता वाला बेग है ना, और बेग में हमने रख ली गेंद, गेंद रख ली कहाँ? बेग में। तो गेंद रखने वाला खेल बेग में रखते हैं, इसलिए बेगा, गेंडी बेगा से संबंधित है, ऐसे रटा जाएगा, जुड़ जाएगा। जनजातीय सलाहकार परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या सबको रटी हुई है कि 20 सदस्य होते हैं, और ये कहाँ होती है? जनजातीय क्षेत्रों में या अनुसूचित क्षेत्रों जिनको हम कहते हैं उसमें पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार वन अधिकार पत्र दिए गए? देखो, वन अधिकार पत्र 2 प्रकार के लोगों को दिए गए थे। एक व्यक्तिगत रूप से जो जमीन के मालिक थे, परंपरागत वन निवासी थे, और एक सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए गए, उस पूरे गांव का मालिकाना हक प्रेजेंट करने वाले। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। आंचलिक कुछ वर्णन नहीं है उसमें, पारिवारिक दिया नहीं गया है, तो ये दोनों इसका आंसर है, ये रटना है हमें, वन अधिकार अधिनियम की बातें हैं।
वन्या द्वारा दिए जाने वाले कार्यों में कौन सा किए जाने वाले कार्यों में कौन सा शामिल नहीं है? देखो, वन्या जो है एक सांस्कृतिक साहित्यिक संस्था है जो जनजाति के लिए प्रकाशन करती है, संस्कृति का संरक्षण करती है। तो ये रेडियो केंद्र तो हमें पता है कि उसने खोले हैं, 11 हो गए वर्तमान में। जीआई टैगिंग भी हमें पता है, जनजातीय सम्मान पुरस्कार आई जाएंगे। रोजगार प्रशिक्षण के लिए मेपसेट नाम की संस्था बनी है, तो ये मेपसेट का काम है, ये इसका काम नहीं है वन्या का। वन्या जो कि 1980 में स्थापित हुआ, एमपीपीएससी 2025 ने इसका साल पूछा था। अब आप लोग बताएंगे कि ये किस मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था है, ये आपका काम है। मतलब ये एक प्रश्न है जो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मैं जितने भी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट करने के लिए कह रहा हूँ, वो एक एक कमेंट चाहिए मुझे, देखूंगा मैं ये पढ़ाने के बाद कि कितने किए, नहीं तो मैं अगली बार पेपर पढ़ाऊंगा ही नहीं, ये कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। 1000 पेपर पढ़ करके उसमें से एक एक प्रश्न निकाल करके उसे टाइप करना, फिर क्योंकि एमपीपीएससी ने प्रोविजनल की भी 3-3 बार दे रखी है, उसके बाद उसके सही आंसर की ढूंढना, उस सही आंसर की में भी दिए हुए आंसर को एक बार और जांचना कि कहीं एमपीपीएससी ने गलत आंसर तो नहीं दे दिया और मैं उसे अपने बच्चों को गलत तो नहीं पढ़ा दूं। एक ही पेपर को 10 बार पलटना पड़ रहा है, उसके बावजूद अगर आप इन सब चीजों में भागीदार नहीं बनते, हम कहते हैं कि कमेंट कर दो, और फिर आप गुहार लगाते हो कि साहब रोज एग्जाम, रोज क्लास ले लिया करो, आपका पढ़ाया हुआ बहुत याद रहता है। फालतू की कमेंट है ये। आप उतनी मेहनत करने का प्रयास करें जितनी हम आपके लिए कर रहे हैं, तो क्लास रेगुलर ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप केवल बोलने से ज्यादा अच्छा है कुछ समर्थन करें, सहयोग करें इस कार्य में कि चलो साहब आपने पूछा है कि मेपसेट की स्थापना कब हुई, तो हम ये कमेंट कर दे, कोई आपसे पैसे तो मांग नहीं रहा है। आपसे जो बोला जा रहा है वो आप ही के भविष्य को, या आपको ये चीज गूगल करके सोचने के लिए मजबूर करने के लिए बोली जा रही है, इसका कोई और संबंध नहीं। ना मैं अपनी क्लास में कभी ये कहता हूं कि भैया इसको किसी को शेयर करो, फलाना करो, मत करो। मैं नहीं कहता कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एक कमेंट करके जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जवाब तो हम दे ही सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग ये 2-3 बार पूछा है, लेकिन मध्य प्रदेश का पूछा तो याद रखना है कि 1995 में बना। विमुक्त जनजाति की संख्या कितनी है? देखो, विमुक्त जनजाति की संख्या हमें 51 भी आंसर है और 21 भी आंसर है। अगर वो यहाँ केवल विमुक्त ना लिखते हुए घुमंतु, अर्ध घुमंतु ये शब्द भी शामिल कर लेता, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु, तो फिर हम आंसर 51 करते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि इन अर्ध घुमंतु घुमंतु को 2 भागों में बांटा है, विमुक्त और घुमंतु अर्ध घुमंतु, और यहाँ 21 और यहाँ 30 है, तो फिर हम 21 ही आंसर करेंगे। जैसे अगर मुझसे प्रश्न पूछा जाए कि मैं कहाँ रहता हूं, तो आंसर क्या क्या हो सकते हैं? क्या आंसर हो सकता है कि मैं इंदौर में रहता हूं, एक आंसर हो सकता है कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, एक आंसर हो सकता है कि मैं इंडिया में रहता हूं। लेकिन अगर ऑप्शन में इंडिया और एमपी दोनों रहेगा तो सही आंसर क्या है? तो फिर सही आंसर इंदौर है, फिर एमपी को आंसर नहीं माना जाएगा। ऐसा ही यहाँ आपको सोच विचार करके पढ़ करके आंसर करना है, वो भी व्यवस्थित। पिथोरा चित्रकला 20 बार पूछ ली उसने, 21वीं बार फिर पूछा, भीलों से संबंधित है। लिखिंद्रा चित्र बनाता है, एक अनुष्ठान होता है जिसमें जनजाति जो है, बड़वा नाम का व्यक्ति पूजा पाठ करता है, एक देवता का चित्र होता है, आसपास घोड़े, हाथी के, पक्षियों के चित्र होते हैं, पत्ती भी बनाते हैं उसमें। जनजातीय संस्कृति निम्न प्रक्रिया द्वारा रूपांतरित नहीं होती, मतलब बदलती नहीं। कौन सी ऐसी चीज है जिससे जनजाति बदलती नहीं है? सामान्य रीति के ग्रहण करने से बदलेगी, पर संस्कृति ग्रहण करने से बदलेगी, मनोवैज्ञानिक कुंठा से बदलेगी, लेकिन नक्सलवाद से नहीं बदलेगी। नक्सलवाद का जो पैटर्न है वो केवल राजनीतिक द्वेष के लिए आया था, मतलब हम राजनीतिक रूप से अधिकार चाहते थे, इसलिए एक कॉन्सेप्ट बना नक्सलवाद, उसका संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना, ये पढ़ाई है मैंने आपको, 2021-22 में आई थी एक विशेष योजना। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आदि आदर्श ग्राम योजना
क्या उद्देश्य से लाई गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, ये आपको याद करके मुझे बताना है, कमेंट करना है। और आगे बढ़ते हैं। जनजातियों में टोटमों की संख्या भले ही बहुत अधिक हो, लेकिन टोटम के वर्ग हैं, तो टोटम कितने वर्गों में बटे हुए हैं? बस बड़ा सिंपल सा है, लिख दो टोटम। 1 2 3 शब्द हैं, तो बस टोटम 3 वर्गों में बटा हुआ है। टोटम कितने वर्गों में बटे हैं? तो 3 वर्गों में बटे हैं। सब जनजाति के 3 ही वर्ग में है, बस इसके अलावा रटने की जरूरत नहीं है। जनजातीय उपज के विपणन के लिए हमने आपको पिछली बार एक संस्था बताई थी, 1987 में बनी ट्राइफेड नाम की संस्था, जो जनजाति के प्रोडक्ट का विपणन करती है, मार्केटिंग करती है, उनको बेचने का काम करती है। यहाँ कंफ्यूज करने वाली बात बता दूं कि 86 भी कुछ किताबों में लिखा है। एमपीपीएससी ने अपने 3-4 एग्जाम में इसका आंसर जो है 1987 माना है, और आप भी रटेंगे कि 1987 ही है ट्राइफेड की स्थापना का वर्ष। और आगे बढ़ते हैं। इंडियन रॉबिनहुड ट्रेंडिंग प्रश्न था 2 साल पहले का, अभी नहीं पूछा जाता है। टंटिया भील, क्योंकि भील जब उस समय बहुत सारे प्रश्नों में आने लगे थे, बाद में भीमा नायक आ गए भीलों के टंटिया भील की जगह पे, मतलब भीमा नायक ने रिप्लेस किया टंटिया भील को, ऐसे मान लो। तो इंडियन रॉबिनहुड कौन है? टंटिया भील। और निमाड़ का रॉबिनहुड कौन है, ये आप कमेंट करके बता देना। निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती? देखो, इनमें से कुछ ऐसे कानून होंगे जिनमें जनजातियों के लोगों के लिए विशेष प्रावधान है, तो ये तो है ही है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी है, और बाल श्रम वाला भी है। ये वाला जो औद्योगिक विवाद है, इसमें जनजाति का 1% कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये आंसर आपको याद रखना है कि ये वाला पॉइंट जो है वो स्पेशल है, इसमें कोई वर्णन नहीं जनजातियों का। प्राचीन समय में कौन सी पंचायत नहीं थी? कोलों की। तो कोलों की जो पंचायत का स्वरूप पढ़ते हैं हम, उसमें 84 पंचायत हमने एक पढ़ रखा है। खैर, ये 84 पंचायत जो है वो सहरिया वाला चैप्टर है, लेकिन जब आपको मैंने पंचायत पढ़ाया था तो वहां ये पॉइंट में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। 84 गांव की पंचायत, स्थानीय पंचायत और परगना पंचायत, ये तीनों प्रचलित है कोलों में। तो कोलों में क्या प्रचलित नहीं है? ये मंडल पंचायत, ये जो है ना, ये आया ही कॉन्सेप्ट वो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के बाद है। ये पहले कोई कॉन्सेप्ट या ऐसा कोई नाम था ही नहीं, तो ये आपको रट करके रखना है। आदिवर्त मध्य प्रदेश के जनजातीय लोक कला का संग्रहालय है, ये कहां पर है? आदिवर्त संग्रहालय जो है वो खजुराहो में स्थित है, याद रखना। और यहाँ जो प्रमुख जनजाति है उनके निवास स्थान, उनके घर का जो सेटन है, घर रहने का जो पैटर्न है, उसकी झांकियां बना करके प्रेजेंट की गई है, ये आपको याद रखना है। जनजातीय गांव 50% पॉपुलेशन वाला। तो श्वेता, अच्छा आपने कमेंट किया। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में कौन सी जनजाति शामिल नहीं है? हमको पता है बेगा, भारिया और सहरिया है, तो फिर भिलाला उसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि भील का उपजाति है। भगोरिया हाट निम्न में से किस जिले में लगता है? तो झाबुआ में लगता है। लेकिन अगर आपके आंसर में झाबुआ ना हो तो फिर अलीराजपुर भी हो सकता है, क्योंकि ये जो भगोरिया हाट है ये मूल रूप से तो झाबुआ में लगता है, लेकिन अलीराजपुर में भी लगता है, आसपास के जो जिले हैं वहां भी लगता है, लेकिन प्रसिद्धि वाला जो भगोरिया हाट है वो झाबुआ का है। अगर झाबुआ आंसर में है तो फिर कुछ और आंसर नहीं करना है, लेकिन अगर झाबुआ आंसर नहीं है तो फिर हमारा अलीराजपुर आंसर हो सकता है। अगर झाबुआ के बाद अलीराजपुर भी आंसर नहीं है तो फिर बड़वानी भी आंसर हो सकता है। माने फिर निमाड़ का कोई एक जिला उठा करके आंसर करोगे तो गलत नहीं होगा, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। वन अधिकार अधिनियम 2006 किसके वन अधिकारों को मान्यता देता है भैया? आप सबको पता है कि ये परंपरागत और अनुसूचित जनजाति दोनों के, परंपरागत वनवासी जो कि अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को मान्यता देता है। 2006 में लाया गया, 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ। अब आया पैसा अधिनियम। पैसा अधिनियम 1996 जो है, 1996 जो है, वो किनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लाया गया था? तो वैसे तो पंचायतों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लाया गया, लेकिन यहाँ प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है?
तो याद रखना आर्टिकल 244 जो है वो स्पेशल आर्टिकल है। हम यहाँ 244 तो पढ़ते हैं, लेकिन 244 में भी उसने 4 पूछ लिए, 244(1), 244(2). अभी जो मैं आपको पढ़ाने का ट्रेंड रखा हूं ना, कि हम जैसे पढ़ते हैं कि 15(1), 15(2) ऐसा। गौंड जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गौंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गौंड, ये खतरनाक वैरायटी के प्रश्न होते हैं, ये वैरायटी पर ध्यान देना। ऐसा प्रश्न है ना, बहुत थोड़ा सा गड़बड़ करने वाला प्रश्न होता है। ये प्रश्न है ना, हमें बीमार कर देते हैं अगर इनको ढंग से ना पढ़ा जाए। तो जब भी एग्जाम में ये पैटर्न का प्रश्न होगा, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको यूपीएससी पैटर्न पर नकारात्मक सोचना है। मतलब नेगेटिव जो अप्रोच है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी नहीं पूछा है और वैसे भी ऐसे प्रश्न नेगेटिव अप्रोच से ही सॉल्व होते हैं। गोंड समाज में दोपहर के भोजन को बियारी कहते हैं। ये जो बियारी है ये बेगा से संबंधित है, ये गोंड में है ही नहीं, लागू ही नहीं होती। अब इनका प्रिय भोजन पेज है, समाज पितृ सत्तात्मक है, जादू टोना में विश्वास करते हैं। ये तीनों पॉइंट कॉमन है, हर जनजाति पे लागू किए जा सकते हैं। यहाँ आपको ये ट्रेंड समझना पड़ेगा। इन प्रश्नों की अलग से प्रैक्टिस करनी है आप सबको। ये ऐसे प्रश्न आते हुए गलत होते हैं, जिनको नहीं आते उनके तो 100% गलत होते हैं, जिनको आते हैं उनके भी 50% लोगों के गलत होते हैं। ये याद रखना, इस टाइप के प्रश्न है ना। भारियाओं में कौन सी विवाह पद्धति प्रचलित नहीं है? तो भारिया जो जनजाति है उसमें देखो, लुगड़ा लाड़ी विवाह जो है वो भीलों का एक विवाह है। ये लम सेना तो बहुत सारे में प्रचलित है, राजी बाजी और विधवा विवाह ये सब में प्रचलित है। लुगड़ा लाड़ी एक विशेष विवाह है जो केवल भीलों का है ना। वो लुगड़े से बांध करके सगाई के टाइम पर ये लड़की को ले आते हैं, वो लुगड़ा लाड़ी विवाह। मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास, तो यहाँ देखो अनुसंधान शब्द आ गया। मैंने आपको सिखाया है कि जहां अनुसंधान और विकास की बात होगी तो भोपाल आंसर होगा, और अनुसंधान में रिसर्च हो जाएगी, रिसर्च की बात करने लगेंगे, सॉरी स्वास्थ्य में रिसर्च की बात करने लगेंगे तो जबलपुर आंसर हो जाएगा। गड़बड़ नहीं करना है, यहाँ बहुत समझा दिया है। अगला कुलड़ी। कुलड़ी क्या होती है? एक मिट्टी का बना हुआ छोटा सा, जैसा दीपक होता है ना वैसा कुलड़ी होती है। तो उसका ही थोड़ा सा बड़ा वर्जन मिट्टी का बनाया जाता है, एक बर्तन है जो कि एक जनजाति द्वारा उपयोग किया जाता है। और मध्य प्रदेश के निमाड़ जो अंचल है वहां पर और कुछ मात्रा में मालवा में प्रचलित है ये जो है कुलड़ी। मिट्टी की बनी होती है, ये किस आकार की होती है? तो ये ऐसे आकार की होती है, थोड़ी सी मोटाई है, यहाँ पर मोटाई होती है इसमें। यहाँ अंदर साग सब्जी जो भी करना है ऐसे यूज किया जाता है, बर्तन है ये। झाबुआ में भील जनजाति जो है ये मूल रूप से निमाड़ में प्रचलित है, ये कुलड़ी याद रखना। बेगा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये वाले प्रश्न बीमार करेंगे, मैं फिर बोल चुका हूं। देखो, विवाह के लिए गोत्र भिन्न होना आवश्यक है। भाई जनजातियों में ये नहीं है, जनजाति जो है वो सगोत्री विवाह करती है। यहाँ देखो, बिल्मा गीत बेगा से संबंधित है, मंगनी और चढ़ विवाह संबंधित है। बेगा एक ही जात में विवाह को वर्जित मानते हैं। ये पढ़ाते टाइम मैंने पढ़ाया था और शायद 2-3 बच्चों ने इस पर के कुछ प्रश्न भी पूछे थे, मुझे याद है ये। और अगले पॉइंट पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड एवं भील जनजाति की जनसंख्या के पश्चात मध्य प्रदेश में किसकी जन्म नंबर आता है? देखो प्रश्न को समझो, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भैया सबसे बड़ा तो भील है, उसके बाद गोंड है, तो फिर तीसरा पूछा जा रहा है कि तीसरा, तो आपका कोड याद है आपको, भी गो के माने कोल, तो ये हमको रटा हुआ है। चौथा पूछता तो भी बता देते कोर को, पांचवा पूछता तो भी बता देते सहरिया, छठा पूछता तो बताते बेगा, और सातवां पूछता कि भारिया तो भी बता देते। ऐसा आपको तो ये भी याद है ना। प्रधानमंत्री जन मन के संबंध में तो हमें ये याद है कि प्रधानमंत्री जन मन योजना जो है वो 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चल रही है, यही प्रश्न है। तो ये कितने राज्यों में? 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चल रही है। क्योंकि ये ऐसा क्यों आंसर हुआ पता है? एक सही बात तो ये है कि हमारे देश में जनजातियां ही पाई जाती है 18 राज्यों में, 19वें राज्य में तो जनजाति पाई नहीं जाती। तो जिन 18 राज्यों में जनजाति वहीं तो लागू होगा, इसीलिए ये आंसर है।
टोटम के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन, ये गड़बड़ प्रश्न रहते हैं। टोटम लिंग टोटम स्त्री और पुरुष के लिए समान होता है, तो भाई अगर वो समान होता तो नाम ही क्यों होता लिंग टोटम, नाम ही क्यों होता उसका, समान नहीं होता है, ये याद रखना। पांचवी अनुसूची के उपबंध 3 बहुत डीप जाकर के प्रश्न पूछा, बहुत डीप। आप लोग गलती मत करना कि इतनी डीप जाकर के पढ़ू, क्योंकि ये हम जो पेपर कर रहे हैं वो एआरओ ट्राइबल का है और इसमें 50 प्रश्न पूछने थे उसको जनजाति से, इसलिए उसको डीप जाना पड़ा। पहले आपने देखा 1 से 20, 25, 30 तक के प्रश्न बहुत सरल है, फिर प्रश्न खत्म हो गया, अब कहां से लाऊं, तो फिर डीप जाना पड़ रहा है, तो वहां से वो प्रश्न बनाए। आपको ये रट करके रखना है। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन दिया जाता है। राष्ट्रपति को कौन प्रतिवेदन देता है, उस राज्य का राज्यपाल को, कि ज्यादा ताकत राज्यपाल को दी गई है जनजाति के चैप्टर में। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। जनजातीय समाज के लिए विकल्प असंगत है, फिर से वैसा ही प्रश्न। जनजातीय समाज में व्यवस्थित और स्थायी कृषि पाई जाती है, नहीं, हमने तो पढ़ा हुआ है कि इनकी जो कृषि होती है वो अस्थायी होती है, ये अस्थायी कृषि करते हैं क्योंकि वो जनजाति है। हमने तो उनके नाम भी पढ़ रखे हैं ना, आपने उसके अलग अलग झूम कृषि के अलग अलग नाम पढ़ रखे हैं, कहीं उसे देवार कहते हैं, कहीं उसे दाइया कहते हैं, रट रखा है आपने, तो ये ऑप्शन गलत है। संस्कृति के संवर्धन, परिरक्षण और विकास हेतु संचालित योजनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक अंश नहीं है। माने सीधी बात की इनमें से कौन सी एक योजना है जो उनकी संस्कृति के संवर्धन, परिरक्षण और विकास के लिए नहीं लाई गई है, तो याद रखना आदिवासी संस्कृति परिरक्षण सप्ताह का आयोजन। ऐसा कोई चीज होता ही नहीं है, जबरदस्ती बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बाकी जो चीजें हैं ये तो सब होती है। अभी हमने मध्य प्रदेश में पढ़ा कि तीनों जो पिछड़ी जनजाति है, सहरियाओं का सम्मेलन हुआ, बेगा सम्मेलन हुआ, भारिया सम्मेलन हुआ, फिर विकास दर्शन योजना चली रही है बहुत टाइम से, आदिवासी प्रतिनिधियों की दिल्ली यात्रा ये हुई है, लेकिन ये वाला ऑप्शन हुआ ही नहीं, ये कुछ नहीं, मनगढ़ंत चीज थी। फिर जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कौन से भाग में है, तो भाग 16 में है। कौन से आर्टिकल में है, तो भाग 46 के अनुच्छेद अनुच्छेद 46 में है। अब बेसिक इंफॉर्मेशन है। वन धन योजना, वन धन योजना में एक बार तो प्रश्न पूछा कि कितने केंद्र खोले जाएंगे, तो 50,000 केंद्र खोले जाएंगे। इसका उद्देश्य आदिवासी संग्रहकर्ताओं को उद्यमियों में बदलना, वो जो पत्ते इकट्ठा वन उपज संग्रह करते हैं ना उनको। और केंद्र, ये योजना जो है वो 60-40 के वित्त पोषण से चलती है, तो ये वाला जो तीसरा 60-40 वाला चैप्टर है ये सही नहीं है, ये याद रखना। वन धन योजना जो है वो केंद्र और राज्य के सहयोग से चल ही नहीं रही है, ये दोनों बातें जबकि सही है। अगले पॉइंट पर आ जाओ। जाति, जनजाति और राष्ट्र, एक बुक है, एक किताब है, FG बेली ने लिखी थी ये किताब, जाति, जनजाति, जनजाति और राष्ट्र। ये किताब किसकी है, FG बेली, नाम याद रखना, रट करके रखना। भारतीय संविधान, जनजातियों के संविधान के किस अनुच्छेद में इनका वर्णन है, परिभाषा कहां पर है, इनका वर्णन का मतलब यह हुआ कि ये परिभाषा पूछ रहा है। तो जनजातियों की परिभाषा 2 आर्टिकल में है, आपको पता है 366 और 342। तो 366 में 24-25 जो हम पढ़ते हैं वो 25 है, लेकिन यहाँ पूर्ण परिभाषा नहीं है, इनका वर्णन आर्टिकल 342 में, और वैसे 366 यहाँ ऑप्शन में भी नहीं है। अगर होता तो फिर सही ऑप्शन वही होता, उससे अच्छा आंसर नहीं हो सकता इसका, है ना। 342 और दोनों में अगर लड़ाई करवाई जाए तो फिर 366 25 जीतेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा युग्म मध्य प्रदेश के संदर्भ में गलत है। देखो, अनुसूचित जनजाति साक्षरता 50 है, कुल जनजाति की महिला साक्षरता 51 है, 51 थोड़ी है, ये तो 40 है, तो 45% ही है, 41 है। वैसे मैंने राउंड फिगर में रटने के हिसाब से 41 नहीं 40 कर रखा है,
आपको गलत नहीं पढ़ाऊं इसलिए ये याद रखना कि भैया महिलाओं की साक्षरता जनजाति की जो है वो 41% ही है, पुरुषों की जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, याद रखना। इनमें कौन सा गोत्र कोरकू जनजाति का नहीं है? अब देखो, धापड़ी, मवासी, अखंडी हमें नहीं याद था हमें, लेकिन ये धुरवा जो है ये याद है कि ये गोंड से संबंधित है। तो जब ये गोंड से संबंधित हुआ तो फिर ये कोरकू से संबंधित कैसे होगा? इसलिए ये 3 सही हो गए। अब ये वाले प्रश्नों को देख करके इनके गोत्र मत रटने रख जाना, नहीं तो थोड़ी देर बाद टोटम रटोगे, फिर गोत्र रटोगे, दिमाग खराब हो जाएगा और पागल हो जाओगे और सीधे सही आते हुए प्रश्न गलत कर डालोगे। मत रटो, जो पूछ लिया है बस उतना ही ध्यान रख लो और थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करो उसमें। विधवा स्त्रियां कौन सी साड़ी पहनती है, ये अलग से पढ़ाया है मैंने आपको कि कौन सी जनजाति में कौन सी साड़ी और कौन सी साड़ी का वैरायटी क्या कब पहनी जाती है, याद रखना। टुकड़ी धोती जो है वो विधवा स्त्रियों की है। और अब आप बताओगे कि ये चंगदरिया साड़ी कौन सी महिलाएं पहनती है? क्या ये महिलाएं वो पहनती है जो पतिव्रता होती है, जो सुहागन होती है? ये बताना है आपको। और कौन से कलर की होती है? मंडला जिले की गोंड जनजाति निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं पाया जाता? जब मैंने आपको गोंड जनजाति का वर्गीकरण पढ़ाया था तो इसके 3-4 वैरायटी के वर्गीकरण पढ़े, राजगोंड, धुरगोंड वाला पढ़ा, फिर उनके अलग अलग नाम के आधार पर पढ़ा। मंडला जिले में एक वैज्ञानिक का नाम लेकर के मैंने 4 वैरायटी के नाम बताए थे आपको, 4 प्रकार का वर्गीकरण पढ़ाया था। यहाँ ये चंद्रवंशी शब्द बिल्कुल नहीं था। चंद्रवंशी जो है वो कोलों से संबंधित है और कोरकू भी हो सकता है, लेकिन कोल जो है वो ज्यादा प्रसिद्ध है। चंद्रवंश के राजा जो है वो यहाँ आएंगे। गोंड में ये शब्द नहीं है। सोमवंशी, सूर्यवंशी सब चलेगा, सॉरी सूर्यवंशी चलेगा, सोमवंशी नहीं चलेगा। सोम तो चंद्र ही होता है। अनुच्छेद 46 क्या करता है? देखो सिंपल सा प्रश्न है कि आर्टिकल 46 किसके संवर्धन की बात करता है? तो हमें ये याद है कि शैक्षिक संवर्धन और आर्थिक संवर्धन है, ये दोनों जरूर लिखना है। शैक्षिक संवर्धन और आर्थिक, शैक्षिक के बाद उसने सामाजिक शब्द उपयोग नहीं किया। शैक्षिक से सामाजिक रिलेटेड जरूर है, लेकिन आंसर में वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। आर्टिकल 46 लिखा ही ये है ना कि जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों के लिए पृथक से व्यवस्था बनानी है। ये आपको याद रखना है। प्रश्न गंभीर प्रश्न की श्रेणी वाला प्रश्न था। जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं है पूछा है हमने। हमें पता है कि आदिवासी बाल विज्ञान पुरस्कार, मेघावी पुरस्कार, ये शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती सब है। कुशाग्र विद्यार्थी पुरस्कार, ये तो कोई पुरस्कार है ही नहीं ना, इसको पढ़ा ही नहीं कभी हमने, तो ये हटा दो। मांडवा तरी, गोंड जनजाति वाला मांडवा तरी, 3 प्रकार के विवाह होते हैं, है ना। मांडवा तरी में 3 बेसिक विवाह जो गोंडों के थे, बाद में 3-4 और उन्हें अपना लिए। ये भगेली विवाह उन 3 विवाहों में नहीं आता, जबकि चढ़, लमसेना और पठोनी ये तीनों मांडवा तरी कहलाते। मांडवा तरी मतलब 3 प्रकार के मंडप, शादी करने के तरीके। वन अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी शामिल नहीं है? सामाजिक वानिकी, बस रट लो, अंदर मत जाओ क्योंकि इतना डीप नहीं पढ़ा जा सकता इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति रटी हुई है, 7 रटी हुई है हमारी, तो 1 नहीं। दूल्हे द्वारा सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाती है? दूल्हा किसकी पूजा करेगा? दूल्हा जो है वो किलार देव मुठवा बाबा की पूजा करेगा। मुठवा देव जो है वो इसका आंसर आता है। खैर हम सब लोग मवासी जनजाति पढ़ते ही नहीं, लेकिन अगर आप गोंड जनजाति भी पढ़ लोगे तो ये आंसर सही हो जाएगा। गोंड जनजाति में किलार मुठवा देव की पूजा की जाती है, ये वही मुठवा किलार देव है। आंसर दोनों का सेम है, ये हमने गोंड में पढ़ा हुआ है, यहाँ कोई नहीं पढ़ता। अगले पेपर पे आते हैं। अब देखो इस ARO ट्राइबल के पेपर में कितने प्रश्न पूछे? 59 प्रश्न। अकेला जनजाति चैप्टर से 59 प्रश्न बनाने थे। पसीना नहीं आएगा उसको बनाने, डीप नहीं जाना पड़ेगा। आपकी जो MPPSC प्रीलिम्स परीक्षा होगी, MPPSC प्री परीक्षा जो होगी,
उसमें क्या पूछा जाएगा, उसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो बहुत ऊपर ऊपर से छान छान करके जो ताजे ताजे प्रश्न हैं, जो बहुत बेसिक से प्रश्न है, वो पूछ लिए जाएंगे। इतना घुस करके प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए इस एग्जाम को सीरियस मत लेना। मैं बाकी जहां जहां सीरियस लेना है मैं बताते जा रहा हूँ। अब माइनिंग ऑफिसर में तो प्रश्न ही 2 पूछे, 1 पूछा 3 पूछा, मतलब 1 2 3 वाले पेपर है ये। तो देखो, गंजन सिंह कोरकू, तो हमें पता है गंजन सिंह का तो पूरा नाम ही कोरकू है, तो आंसर ही छिप गया उस प्रश्न में। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह किसने किया, तो पता है कि गंजन सिंह कोरकू और विष्णु सिंह, ये 2 नाम आते हैं वहां, बस इतना ही याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन में भी विष्णु सिंह। जनजातीय राहत योजना नियम 1979 में संशोधन कब हुआ, याद रखना, जनजातीय राहत योजना में संशोधन 2015 में हुआ है। और यही जनजातीय अधिनियम जो है, जनजातीय अधिनियम 1989 में संशोधन 2018 में हुआ है। ये दोनों साथ में रटना, नहीं तो गड़बड़ करेंगे। अगला, विशेष पिछड़ी जनजाति टोटल मध्य प्रदेश में कितनी है, 3, बेगा, भारिया और सहरिया, बस यही रट के रखना है। मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास खंड जो है वो कितने हैं, 89, टोटल कितने हैं, 313, उसमें से 89 किनके हैं, जनजातियों के। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन सबको पता है 1995 में हुआ था। ये वो प्रश्न है जो ऊपर ऊपर से देखो, अब सिंपल है ना प्रश्न, माइनिंग ऑफिसर में 8-10 प्रश्न पूछने हैं। रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला जनजाति से संबंधित है। श्री बादल भोई का जो संग्रहालय वो छिंदवाड़ा में है। 1997 के पहले इसका नाम जो है भारिया जनजातीय संग्रहालय था, बाद में नाम उसका बदल करके बादल भोई जनजातीय संग्रहालय किया गया। कोरकू जनजाति में कितने गोत्र हैं, सबको पता है रे, ये तो सिंपल प्रश्न है, 36 गोत्र है। तो एक लिस्ट बना लो ना, किस किस के कितने कितने गोत्र हैं, एक लिस्ट हो जानी चाहिए हमारे पास में, ये आपको बना करके मुझे बतानी है कि हाँ हमारी बन गई है साहब। अगला, बेगा जनजाति में घर दामाद क्या कहलाता है, लमसना कहलाता है। लमसेना, लमझना, ये शब्द में थोड़ा बहुत चेंज करके पूछे तो आंसर सही है, वो गड़बड़ नहीं करना। भड़म लोक नृत्य किस जनजाति में पाया जाता है, तो भड़म भड़ाम भड़ाम से हो जाते हैं जब भार ज्यादा रख देते हैं हमारे शरीर पर, तो भारी जो भार है उसको उठा करके हम भड़ाम से गिरा देते हैं, तो भड़म नृत्य को जोड़ रहा था मैं, अब आपको ये याद रह जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन में बताया था गेंडी का खेल, गेंडी का खेल किस जनजाति में था, तो गेंडी का खेल बेगा जनजाति में था। अब इसने एक और खेल पूछा, लिकोड़ो, लुकोड़ो, लुकोड़ो छिपोलो, छिपालो लुकोड़ो, लुकोड़ो छिपालो वाला जो जनजाति है ना, तो देखो लुकोड़ा, लुकोड़ो, लुकोड़ो जो खेल है इसका मतलब छिपा देना। छुपन छोली खेलते हैं ना हम, जो शहरों में खेलते हैं तो छुपन छोली, गांव में खेलते हैं छुपन छोली, जनजाति उसी को लुकोड़ो खेल हो गई है। लुकोड़ो खेल कौन सी जनजाति का है, तो जो व्यक्ति कोल है, कोल मतलब कि छिप जाता है, कॉल कर ले, मतलब उसको जो छिप गया उसको कॉल कर लो, ऐसा। तो लुकोड़ा का कॉल याद रखना, और बेगा का आपको भी मैंने बताया, बेगा के लिए एक शब्द गेंडी याद रखना, गेंडी खेल बेगा बच्चे खेलते हैं, लुकोड़ा खेल जो है कोल जनजाति के बच्चे खेलते हैं। अब आते हैं डिप्यूटी डायरेक्टर प्रिंसिपल ग्रेड का जो पेपर हुआ सितंबर 2021, सॉरी सितंबर 2025 में, 21 सितंबर 2025 को उसके क्वेश्चन करते हैं। सिंपल प्रश्न है इसके भी, पैसा अधिनियम के बारे में सत्य कथन पर विचार करो। एक ही कठिन प्रश्न है ये पहला, बाकी के सरल हैं इसके, है ना। पैसा अधिनियम संविधान के भाग 9A से संबंधित है, नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है। पेशेस अधिनियम का पंचायत, ये 9A क्या है, 9A जो है वो तो नगर निकाय है, तो नगर निकाय वाले से क्या संबंध है, अगर वो यहाँ 9 लिखता तो फिर भी समझ में आता, 9A से क्या संबंध होगा। पंचायती राज का संबंध केवल नगर निकाय से नहीं है, सॉरी नगर निकाय वाले चैप्टर से नहीं है, 9 से संबंधित है, याद रखना। गादली नृत्य किसका है, गादली जो है वो कोरकू जनजाति का नृत्य, वो गादली याद रखना, गादली, कोरकू, कोरकू, है ना, गादी पे बैठोगे तो कुरकुर की आवाज आती है, ऐसे याद रखना है। जनजातीय क्रांतिकारी स्वर्गीय सी भभूत सिंह जागीरदार मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे, तो निमाड़, सॉरी नर्मदापुरम का शिवाजी कहा जाता है इनको, याद रखना, इनका उपनाम है भभूत सिंह का नर्मदापुरम के शिवाजी या सतपुड़ा के शिवाजी, ऐसा कहा जाता है भभूत सिंह को। तो नर्मदापुरम, सतपुड़ा सब वही एक ही बात है।
धरती आबा कहां पर आता है, कहां पर लागू होगा, जहां 50% से ज्यादा जनसंख्या एसटी की होगी। तो कम से कम 50% जनसंख्या एसटी की होना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ है, रटा हुआ है सबको, ये बार बार मैं नहीं बोल के रटा दिया है। अगला, मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास, ये विकास आ गया ना, तो विकास जो है भोपाल में होता है, और अगर स्वास्थ्य अनुसंधान करना होता तो जबलपुर में चले आते। यहाँ इतने सारे स्टार लगाए हैं ये क्योंकि प्रश्न जो है वो पिछली बार हमने एमपीपीएससी के एक पेपर में देखा था, गलत दिया था। जनजाति बोली हिंदी वन्या रेडियो सामुदायिक केंद्र जो है वो कहां पर नहीं है, ये आंसर, ये जो बेहर है ना, ये है, याद रखना। कौन सा स्थान नहीं है, तो ये आपको ये प्रश्न गलत आंसर करता है, ये थोड़ा सा यहाँ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है ये। इसकी एक लिस्ट बनाकर आपको अलग से ही रटनी पड़ेगी, 11 स्थानों के नाम और कौन कौन सी जगह पर हैं। इसका एक आंसर मैं आपको जरूर बता देता हूं कि झाबुआ में कोई रेडियो केंद्र नहीं है। तो झाबुआ का ये ऑप्शन याद रखना, हम 100% गलत करेंगे इस आंसर को कि झाबुआ में तो होगा ही होगा, नहीं, झाबुआ में कोई रेडियो केंद्र नहीं है। अलीराजपुर के भाबरा गांव वाला जो रेडियो केंद्र वो जरूर है, लेकिन झाबुआ में नहीं है कोई। कोल जनजाति का निवास मुख्यतः मध्य प्रदेश के किस अंचल में है? देखो, कोल मध्य प्रदेश के कौन से एरिया में पाई जाती है, तो ये इस एरिया में पाई जाती है, कोल है ना, रीवा वाले बेल्ट में, बघेलखंड जिसे कहते हैं। किसे राजकीय पर्व घोषित किया, तो भगोरिया को 2025 में राजकीय पर्व घोषित किया। मार्च महीने में 2025 में आयोजित होता है ये, झाबुआ जिले में आयोजित किया जाता है। 7 दिन का उत्सव होता है, 3 पक्ष होते हैं, सबको पता हो गया। प्रसिद्ध गौड़ दुर्ग देवगढ़ किस जिले में स्थित है? देवगढ़ जो है वो छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, रट करके रखना। 1980 में जनजातीय कल्याण विभाग ने, एमपीपीएससी ने पिछली बार जो प्रश्न पूछा था वो सेम रिपीट है यहाँ। 1980 में जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा वन्या नाम की संस्था की स्थापना की गई थी, और वन्ना फिर चौमासा नाम की पत्रिका का प्रकाशन करती, और बहुत सारे जो हैं वो काम करने लगी वन्या। गोंडकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ गणेश वंश गणेश नप वंश वर्णम राम विजय महाकाव्य, ये 2 किसने लिखे हैं? रूपनाथ झा ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? रूपनाथ झा ने। असिस्टेंट डायरेक्टर कल्चरल, तो इस कल्चरल वाले पेपर में भी अच्छे प्रश्न थे, बेहतरीन ढंग के प्रश्न आप थोड़ा सा देखो। निम्न में से किस स्थान पर वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्र संचालित नहीं है? तो ये रतलाम के सेलाना में नहीं है। थोड़ा सा इस प्रश्न को रट लेना, मैं यहाँ लिख रहा हूं इन 11 नामों को, जहां पर रेडियो केंद्र संचालित है उनको रटना है आप सबको। अगर नहीं बन पड़े मुझे बोलना, कोड बनाकर मैं रटवाऊंगा, लेकिन ये रट लेना। पेपर्स रिलेटिंग टू द एबोरिजिनस ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस के लेखक कौन है? स्टीफन हिस्लॉप है, याद रखना। ये रेडियो केंद्र वाले 2-3 बार गलत हो चुके हैं, मैंने भी पिछली बार जो आपको करवाया था वहां गलती हुई थी। मध्य प्रदेश की किस जनजातीय क्रांतिकारी का निधन आजीवन कारावास की सजा में हो गया? फेवरेट प्रश्न उसका भीमा नायक वाला आंसर है ना। व्यापक जनजातीय समाज में मनाया जाने वाला उत्सव करम, ये एक कर्मा वृक्ष से संबंधित होता है, पिछली बार भी बताया था, सेम पैटर्न प्रश्न है, याद रखना। कर्मा एक वृक्ष है। जनजातीय विकास खंडों की संख्या सबको पता है, 89 टोटल कितने, ये याद रखना। पैसा एक्ट कब लागू हुआ? पैसा एक्ट 15 नवंबर 2022 को शहडोल जिले में कार्यक्रम आयोजित करके जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा करते हुए, मनाते हुए लागू किया गया था, भूरिया समिति की सिफारिश पर। द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एक बुक है, किसने लिखी है? कैप्टन जी फरसोत ने। द हाईलैंड्स ऑफ डंडार नामक लोक नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो डंडा जो है वो, ये जोड़ लेना, मेरा थोड़ा सा वल्गर कोड है, डंडार, डंडा कर लो इसको, डंडा, ये गोंड जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में महिला बाल विकास मंत्री का विभाग किसे दिया गया?
सबको पता है निर्मला भूरिया को दिया गया। मंत्री हम जो रटते हैं ना करंट अफेयर्स में, अभी जब एग्जाम आएगी तो आप रटेंगे। फिर मेघनाथ पर्व, रावण की पूजा, ये सब कोरकू से संबंधित जनजातियां हैं। लेकिन इसने क्या पूछ लिया, किस माह में मनाया जाता है। ये ट्रेंड चेंज है आजकल, है ना, ये पूछा जाने लगा है कि कौन सा उत्सव। भगोरिया में भी ये पूछेगा कि फाल्गुन महीने में, कौन से महीने में मनाते हैं। ऐसा यहाँ भी याद रखना, मेघनाथ जो उत्सव है वो फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, ये पूछा है। आसफ खां से युद्ध करते हुए, वही आपको याद है कि एक नाले में युद्ध चल रहा था 1564, और दुर्गावती ने आत्म बलिदान कर दिया था। साल 1564 था, 1564 तक इन्होंने शासन किया था। स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम गौड़ कला केंद्र कहाँ पर है, तो डिंडोरी में है। देखो इनके नाम को पढ़ो, गोंड, तो ये ड से बना डिंडोरी। गोंड की जो जनगढ़ सिंह श्याम डिंडोरी में जो है, गौड़ कला का केंद्र डिंडोरी में खोले हैं। कहाँ खोले थे, डिंडोरी में। बड़वा, बड़वा क्या है, एक पुजारी है भील जनजाति का। और भील जनजाति में जो पिथोरा चित्र हम पढ़ते हैं ना, ये पिथोरा कोई चित्र नहीं होता है। पिथोरा के बारे में थोड़ी चैप्टर समझाता हूँ। मानना, मानता, मानता मतलब मन्नत पूरी हो जाने पर, मन्नत पूरी हो जाने पर हर एक भील अपने घर, मन्नत पूरी होगी तो भील अपने घर की बाहर की दीवारों पर लिखिंद्रा नाम के व्यक्ति को बुलाकर कुछ चित्र बनवाएगा, जिसे पिथोरा कहते हैं। बनाने वाले को लिखिंद्रा कहते हैं। बड़वा नाम का पुजारी आता है, पूजा पाठ करता है, और फिर जोर जोर से ढाक बजाता है। याद रखना, ढाक बजाकर उसे देवता के भाव आएंगे और वो नाचेगा। वो वाला दौर है ये पिक्चर समझना। जनजातीय संग्रहालय भोपाल में लिखिंद्रा प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था, और वो किसकी थी, तो याद रखना भीली चित्रकार शरद मेड़ा की थी। मैंने कहा था ना 3 नाम रटने हैं, पेमा फालिया हो गया, दूसरा शरद मेड़ा रट लो। मैं ही बता देता हूँ जो आगे मैंने कमेंट करने को बोला था। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियमन अधिनियम, नई चीज है, रटनी पड़ेगी। उसमें संशोधन कब हुआ, 3 चीजें बताऊं क्या। अधिनियम जो 1989 में बना था, उसमें संशोधन हुआ 2018 में। नियम जो कि 73 का था, वो 2015 में संशोधित हुआ। और ये विनियमन जो है वो आपको याद रखना है, विनियमन में संशोधन जो है वो 2021 में होता है। ये तीनों एक साथ रट कर रखो। नियम में संशोधन 2005, अधिनियम में संशोधन जो है वो 2018, नियम में संशोधन 2015, और विनियमन में संशोधन 21। ये तीनों याद रखो। राज्य संग्रहालय खजुराहो का नाम है आदिवर्त संग्रहालय। क्या नाम है, आदिवर्त संग्रहालय। आदि रंग वेब पोर्टल, करंट अफेयर्स है, रटना इसको। आदिवर्त वेब पोर्टल जो है वो वन्या प्रकाशन की तरफ से लाया गया। बेगा, भारिया, सहरिया, ये पीवीटीजी है। तो पीवीटीजी के लिए कितने प्राधिकरण बनाए गए हैं, आप सबको पता है कि बेगा के लिए 6, भारिया के लिए 1, और सहरिया के लिए 4। इस प्रकार टोटल हो जाते हैं 6, 4, 10 और ये 11। तो 11 विशेष प्राधिकरण बनाए गए हैं, और 2 बार में बने हैं, 1992 और 2008। यहाँ 8 बने थे, यहाँ 3 बने थे। टोटल 11 प्राधिकरण संचालित करता है हमारा जनजातीय कार्य विभाग। 2024-25 में आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश के किस जिले में लाई गई थी, तो 15 जिलों में लागू हुई थी उस समय। याद रखना, ये पिछले साल की बात है। प्रधान समूह अभी भी उतना ही है। पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है, तो गंगेलिया नृत्य जो है वो पुरुष प्रधान है, रट लो। अगले वाले पॉइंट पर चलते हैं। चित्रकूट में तुलसी शोध संस्थान का संचालन कौन करता है, जनजातीय लोक कला बोली विकास अकेडमी जो है वो तुलसी शोध संस्थान का संचालन करती है, रट करके रखना। ट्राइफेड हम पढ़ चुके हैं। ट्राइफेड एक विपणन संस्था है। क्या है, विपणन संस्था, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और अगले पॉइंट, मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल में रहेगा। यहाँ याद रखो, जनजातीय विकास संस्थान का मुख्यालय के समय कहाँ था, स्थापना के समय। पहले वो छिंदवाड़ा में था,
बाद में वो भोपाल गया। रटा रटाया प्रश्न गलत हो जाएगा अगर इस शब्द पे ध्यान नहीं दिया हो कि स्थापना के समय कहाँ था। स्थापना के समय छिंदवाड़ा में था। हरदुल पूजा बुंदेलखंड में होती है और भारिया जनजाति से संबंधित है। दोनों प्रश्न एक बार पूछे गए। कभी अंचल पूछ लेता है। भगोरिया हाट या उत्सव का प्रारंभ होलिका दहन के 7 दिन पहले शुरू हो जाता है। टंट्या भिन्न स्वरोजगार योजना ये 2013 वाली है। ये दो कब शुरू हुई थी? तो 2013 में। याद रखना। पद्मश्री किसे नहीं मिला? ये पिछली परीक्षा में, पिछली बार जब मैंने बताया था तो गलत हो गया था ये प्रश्न। मैंने पिछली बार ये बता दिया था, थोड़ा सा आंसर में गड़बड़ी की थी। हरिचंदन सिंह भट्टी इसका आंसर सही है। विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को मनाया जाता है। तो 31 अगस्त विमुक्त जनजाति दिवस है। गौंड स्त्रियों द्वारा भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। ये जो भित्ति चित्र हैं, इनको इनकी जो शैली है उसको उजागर करने, उसको जनता के सामने लाने का काम जनगढ़ सिंह श्याम ने किया था, उसको कागज कैनवास का रूप देकर। भूरीबाई जो है भील कलाकार है। कौन सी कलाकार है? मैंने पिछली बार बताया था, ब से भूरी और भ से भील ऐसे रटना है इसको। अगले वाले JMPM JVM की योजना डीवीडी के घटक के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? याद रखना ट्राइफेड है। ये इस योजना का नाम भी याद रखना और इस घटक का नाम, ये प्रश्न ही रट करके रख लो। 25 कितने, देखो वित्त वर्ष 2024-25 में कितने बजट जो है वो मध्य प्रदेश में जनजातियों के लिए लाया गया? तो मध्य प्रदेश में बजट जो है वो 40-80-4 ऐसे रटना है। रटने के लिए बताया सरल करके। 40-80-4 में बोलता तो 40,000 भी बोल सकता था। आगे बढ़ो। मृत्यु के बाद ये जो भील हैं, इनके जो व्यक्ति होता है, जो पुरखा होता है, वो एक देवता के रूप में पूजा जाता है और उसे खेड़ा देव कहते हैं। क्या कहते हैं? खेड़ा देव। याद रखना। ये यहाँ से जो बाकी के प्रश्न हैं मैं पिछली बार करवा चुका हूँ। एक आध प्रश्न में कुछ परसेंटेज गलती हो सकती है। इन प्रश्नों को हम यहीं पर अंत देते हैं। जनजाति वाले जितने भी प्रश्न थे वो हमारे पूर्ण होते हैं। मैं आशा करता हूं कि पिछले जो पेपर मैंने एनालिसिस करवाए हैं आप उससे बहुत ज्यादा कुछ सीखेंगे। बहुत सारी चीजें अपने एनालिसिस कर ली होगी। समझाते समझाते खूब सारे प्रश्न रट लिए होंगे। सेम पैटर्न के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप बार बार इनको रिपीट करें। 3-4 बार कम से कम इन प्रश्नों को एग्जाम तक लगाना है। रट रट के रखना है। चलिए अब मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।